हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया, आज इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो भी देख लीजिए। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि शॉक थेरेपी क्या था और इसके परिणाम क्या थे। शॉक थेरेपी हमने समझ लिया है कि किसी भी चीज़ को या किसी देश को आघात पहुँचाकर फिर उसका इलाज करना, यानी कि उसका उपचार करना, शॉक थेरेपी कहलाता है। तो शॉक थेरेपी एक ऑपरेशन था जिसे शॉक थेरेपी का नाम बाद में दिया गया। ये था एक ऑपरेशन। अब यहाँ से पढ़िए कि इसके परिणाम क्या क्या थे। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। यानी कि जो रूस था उसमें पूरा का पूरा राज्य औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, यानी कि चल उठा। यानी कि उससे बहुत सी परेशानियाँ उत्पन्न हो चुकी थी। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूँकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की शक्तियाँ कर रही थी। जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि अब वो रूस की अर्थव्यवस्था हो चुकी थी, उसके जो आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण था वो सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की शक्तियाँ कर रही थी, यानी कि बाजार की शक्तियाँ उसे नियंत्रित कर रही थी। निजीकरण के कारण कई विषमताओं का जन्म हुआ, यानी कि कई समस्याओं का जन्म हुआ। पूर्व सोवियत संघ में सम्मिलित रहे गणराज्य तथा विशेषकर रूस में अमीर एवं गरीब लोगों के मध्य तीखा विभाजन हो गया था। यानी कि रूस में अब ये चल रहा था कि गरीब लोग अमीर लोगों को पसंद नहीं करते थे और अमीर लोग गरीब लोगों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसलिए रूस इस बात से बहुत परेशान था, क्योंकि जो गरीब लोग थे वो तो सरकार को चाहते, लेकिन जो अमीर लोग थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चाहते थे। रूस सहित ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में, यानी कि अपनी आज़ादी के 10 वर्ष बाद खड़ा होना आरंभ किया। रूस सहित जो ज़्यादातर देश थे उनकी अर्थव्यवस्थाओं ने उसकी आज़ादी के बाद 10 वर्ष बाद खड़ा होना आरंभ किया, यानी कि 10 वर्ष के बाद वो विकसित होना वो शुरू हुए। अब यहाँ से देखिए मेन टॉपिक, संघर्ष और तनाव। इन देशों के बीच संघर्ष था और तनाव की स्थिति थी। पूर्व सोवियत संघ के ज़्यादातर गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले राज्य है। जो पूर्व सोवियत संघ है, यानी कि जो यूरोप है उसका आधा हिस्सा, पूर्व का हिस्सा, और रूस, मध्य एशियाई के जो देश है उन्हें पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है। उसके जो ज़्यादातर गणराज्य हैं वो संघर्ष की आशंका वाले राज्य हैं। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी में भी वृद्धि हुई है, इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। यानी कि इन देशों में अब अमेरिका की ताकत मौजूद है, यानी कि अमेरिका इसमें दखलंदाजी कर रहा है। यूरोप के जो देश है वो पहले सोवियत संघ के देश हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका ने उसे बहला फुसला कर अपने में शामिल कर लिया और इसे ही दखलंदाजी कहा जाता है। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। अलगाववादी का मतलब है ऐसे भड़काने वाले आंदोलन, जिससे रूस के गणराज्य टूट जाएं, और ये अमेरिका की ही साजिश थी। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 सालों यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। जो एक ताजिकिस्तान एक देश है जो कि पहले इसमें सोवियत संघ में ही शामिल था, उसमें गृह युद्ध 2001 में गृह युद्ध हुआ, जिससे कि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस इलाके में अपना सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। यानी कि 2001 में जो ताजिकिस्तान में युद्ध हुआ, उसके बाद अमेरिका इसमें कब्जा करना चाहता था, क्योंकि इस युद्ध में ताजिकिस्तान जीत चुका था। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में विभाजित हो गया। चेक तथा स्लोविया नाम के दो देश बने। एक चेकोस्लोवाकिया देश है जो कि अब नहीं रहा, वो दो देशों में विभाजित हो गया, चेक और स्लोवाकिया। अब यहाँ से देखिए पूर्व साम्यवादी देश तथा भारत।
ये तो हमने देखी कि शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम हुए, यानी कि सारे जो परिणाम थे वो युद्धों के परिणाम हुए। कोई देश टूट गया तो कोई किसी देश में गृह युद्ध चला, ये सब आपको परिणाम याद रखने हैं। अब यहाँ से देखने पूर्व साम्यवादी देश तथा भारत। पूर्व साम्यवादी देश कौन है? जो कि आप देखिए ये भारत का वो उसका वर्ल्ड का पूरा मैप है, पूरी वर्ल्ड का मैप है। तो इसमें दो भागों में दुनिया, एक इधर की जो रूस की साइड का है वो पूर्वी है इलाका है, भारत दक्षिण में आता है। तो पूर्वी देशों की बात हो रही है कि पूर्वी साम्यवादी देश जिसमें रूस भी सम्मिलित है और उनके बीच का भारत और उनके बीच का भारत और पूर्वी साम्यवादी देशों के बीच का में संबंध देखना है। साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ भारत ने अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, परंतु भारत के रिश्ते रूस के साथ सबसे अधिक गहरे थे। लेकिन अब अभी भी देखते हैं कि रूस के साथ भारत के संबंध कितने गहरे हैं, यानी कि अमेरिका के साथ पहले उतने गहरे रिश्ते नहीं थे। रूस ने तो हमारी, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो रूस ने हमारी मदद भी की थी, लेकिन अमेरिका ने हमारी आज तक कोई मदद नहीं की। इसलिए रूस के साथ हमारे रिश्ते सबसे गहरे माने जाते थे, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी रिश्ते उतने ही गहरे हो चुके हैं जितने कि रूस के साथ हैं। भारत और रूस दोनों का सपना बहुदूरीय विश्व का था। बहुदूरीय का मतलब है ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें बहुत से देश शामिल हो। और ये क्यों था? क्योंकि अमेरिका का उस दबदबा कम करने के लिए। अगर अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, इसलिए ये देश नहीं चाहते थे कि अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली हो। बहुदूरीय विश्वसनीय इन देशों का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय पटल में अनेक ताकतों का मौजूद रहना, यानी कि ताकतें अलग अलग हो और सब अलग अलग देश हों, यानी कि कोई अपना एक गुट में ना रहे, सब ताकत अलग अलग हों। भारत को रूस के साथ अपने रिश्तों की वजह से कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने एवं चीन के साथ अपने रिश्तों में संतुलन लाने जैसे मुद्दों में फ़ायदे हुए हैं। अब देखिए रूस चाइना का सबसे अच्छा दोस्त है। अगर ऐसे में हम रूस के साथ दोस्ती करते हैं तो हमें ये फ़ायदा है कि हम चाइना एक तो टिका रहेगा, चाइना ज़्यादा भारत के आक्रमण करने की सोचेंगे और भारत से इतना ज़्यादा फिर भारत से तो वो जलता तो ज़्यादा है, लेकिन इतना फिर वो युद्ध करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर रूस इसके साथ है तो फिर रूस उसका साथ है बिल्कुल नहीं देगा युद्ध में। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजना में साझेदार है। कि जो भारत और रूस है वो अंतरिक्ष उद्योग में भी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर सहायता की। रूस ने भारत की मदद की और भारत रूस के बीच में वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी वो साझेदार है, यानी कि कई उनके बीच हस्ताक्षर होते हैं, कई परियोजनाएं बनती है, कई परियोजना में वो साझेदार होते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर कोई रिपोर्ट बनानी होती है तो उसमें दोनों देश शामिल होते हैं। उन दोनों के बीच कोई व्यापार होता है तो दोनों के बीच भी परियोजनाएं बनती है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। थर्ड चैप्टर बहुत जल्दी आएगा जिसमें हमें एक दुर्व्यय के बारे में पढ़ना है, वो कि अमेरिका है, जिसकी हमें ताकत देखनी है कि उसकी कितनी ताकत विश्व में है और उसका वर्चस्व कितना है, उसका दबदबा कितना है विश्व में। तो ये अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए तैयार रहें, बहुत ही जल्द थर्ड चैप्टर आएगा। ओके बाय।